हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन आईएएस में आप लोगों का एक बार फिर से मैं अजीत सिंह बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने हिस्ट्री प्री एग्जामिनेशन ओरिएंटेड बैच लेकर के मैं आया हूं। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, यह मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट सेकंड होगा। पहला पार्ट अपलोड किया जा चुका है। आप हमारे मार्गदर्शन आईएएस को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लें। चाहे आप यूपीएससी के प्रतिष्ठित एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या राज्य लोक सेवा के अंतर्गत आयोजित होने वाले विभिन्न एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बिहार एसआई, यूपी एसआई, हरियाणा एसआई की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे, बैंक, एसएससी किसी भी एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको हिस्ट्री से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। अगर आप हमारे साथ मार्गदर्शन आईएएस के साथ जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से आप लोग को हिस्ट्री से संबंधित कोई भी समस्या नहीं रहेगी। दोस्तों, मैं एक चीज और आप लोगों को कहना चाहूंगा, आप मार्गदर्शन आईएएस बाई अजीत सिंह को आप अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं और साथ ही साथ अगर टेलीग्राम लिंक से आप लोग जुड़ना चाहते हैं, आप ऑन स्क्रीन देख सकते हैं मार्गदर्शन आईएएस बाई अजीत सिंह। इस चैनल को आप यथाशीघ्र सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद आप हमारे टेलीग्राम लिंक से भी जुड़ जाएं। और टेलीग्राम लिंक क्या है? आपका यही है, मार्गदर्शन नाम से है। टेलीग्राम लिंक से अगर कोई भी प्रश्न स्टडी से संबंधित, गोल सेट करने से संबंधित या कोई भी समस्या अगर सब्जेक्ट से ओरिएंटेड हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको यथाशीघ्र आपको गाइडेंस दूंगा। दोस्तों, इसी के साथ आज का मैं क्लास शुरू करने वाला हूं और बहुत जल्द आप लोग पाएंगे कि आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत अच्छे जानकार हो गए हैं और कोई भी एग्जामिनेशन, जिस एग्जामिनेशन में हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप उसको बड़े अच्छे ढंग से करेंगे। दोस्तों, मैंने एक सीरीज शुरू किया हुआ है। सीरीज का पहला पार्ट आप लोग को अपलोड किया जा चुका है। सीरीज का नाम है आपका बंगाल का गवर्नर, ठीक है। उसके बाद गवर्नर जनरल एवं वायसराय, ठीक है ना। यह पहला पार्ट आप लोग को अपलोड हो गया है। आज मैं इसका दूसरा पार्ट आप लोग के सामने लेकर के आया हूं और निश्चित रूप से इसका तीसरा और चौथा पार्ट भी आपको यथाशीघ्र प्राप्त हो जाएगा। आप लोग, यह नया चैनल है मार्गदर्शन आईएएस, आपको एक नया चैनल है जिसको मैं एडुकेटर के तौर पे अजीत सिंह आप लोग के लिए लेकर के मैं आ रहा हूं। आप लोग का प्यार अगर चैनल के साथ बना रहता है तो यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट, चाहे हिस्ट्री, पॉलिटी, जीएस से संबंधित टोटल सब्जेक्ट आपको यहाँ पे पढ़ाई जाएगी और साथ ही साथ एलएसडब्ल्यू ऑप्शनल की क्लासेस भी यहाँ पे होगी और आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लासेस भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएगी। साथ ही साथ मल्टीपल ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की तैयारी यहाँ पे हिस्ट्री के भी कराई जाएगी। आप लोग के लिए यह चैनल सभी समस्याओं का इंटीग्रेटेड समाधान होगा। इसीलिए यथाशीघ्र जिन लोग भी, देखो, मैं बार बार अपने विद्यार्थियों से, अपने स्टूडेंट से यही कहता हूं कि अगर आप वीडियोस को व्यू करते हैं, अगर वीडियो को व्यू करते हैं तो आप साथ ही साथ वीडियोस को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और बहुत महत्वपूर्ण वीडियोस स्कैप हो जाता है, उनसे छूट जाता है देखने के लिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और साथ ही साथ आप शेयर करेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, आपको 20 से 25 मिनट में मैं बहुत अच्छी जानकारी आपको प्रस्तुत करूंगा। कोई एरर्स नहीं होगा और बहुत ही साधारण तरीके से हिस्ट्री मैं आपको बताऊंगा जिससे कोई भी समस्या, देखो, कोई भी एग्जामिनेशन अगर वर्तमान में, चाहे यूपीएससी का एग्जामिनेशन आप देखते हो तो यहाँ पे भी प्रश्न सबसे ज्यादा आपको क्या पूछा जाता है? हिस्ट्री से पूछा जाता है। और चाहे अन्य एग्जामिनेशन की आप बात करोगे, पीएससी यानी स्टेट सर्विस की बात करोगे, वहां पे भी 30 प्लस हिस्ट्री से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हिस्ट्री के बिना कोई भी एग्जामिनेशन वर्तमान संदर्भ में आप क्लियर नहीं कर पाते हो। और साथ ही साथ
आपको मार्गदर्शन आईएएस टॉप करंट अफेयर्स के अंदर आप देखो करंट अफेयर्स के बैच भी यहाँ पे डेली वीडियो अपलोड हो रहे हैं। इसीलिए इस चैनल को मैं आप लोग कहता हूँ कि जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें। यहाँ पे एक वीडियो देखो, यहाँ पे क्या है कि मार्गदर्शन आईएएस के साथ अगर आप जुड़ जाते हैं तो आपका करंट अफेयर्स भी तैयार होगा, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट भी तैयार होगा और साथ ही साथ आपका जीएस पेपर भी तैयार होगा। इसीलिए जल्द से जल्द आप लोग जुड़ जाइए। आज का वीडियो का गवर्नर गवर्नर जनरल और वायसरायज टॉपिक का यह दूसरा वीडियोज है, ठीक है ना। और दूसरे वीडियोज में पहला मैं लेकर के आया हूँ लॉर्ड मिंटो के विषय में, जिसका कार्यकाल आपको था 1807 से लेकर के 1813 तक, ठीक है ना। लॉर्ड मिंटो ने पहला इंफॉर्मेशन आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। लॉर्ड मिंटो ने रंजीत सिंह यानी पंजाब के राजा के साथ क्या किया, अमृतसर की संधि किया। दूसरा, लॉर्ड मिंटो ने मैलकम को कहाँ भेजा, ईरान भेजा, इस तरीके से आप देख सकते हो। और एल्फिस्टन इनको कहाँ भेजा, काबुल भेजा। इस तरीके से आप देखोगे मिंटो के समय में दो दूत भेजे गए थे, मैलकम को भेजा गया था ईरान और एल्फिस्टन को भेजा गया था काबुल। अगला, इसके कार्यकाल में 1813 का जो कि एक चार्टर अधिनियम था, इसको पास किया गया और इसके अंतर्गत आप देख रहे हो कि बहुत सारे कार्य को किया गया था। क्योंकि भारतवर्ष में आपको ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चलता था और इसके अंतर्गत विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से इसके कार्य को चलाने का कार्य किया जा रहा था। उसी के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण अधिनियम में आप देखोगे तो 1813 का अधिनियम आपको साबित होगा। लॉर्ड मिंटो ने फ्रांसीसियों पर आक्रमण करके बोबन और मॉरिशस जो आइलैंड थे दोनों को क्या किया, कब्जा कर लिया था। इस तरीके से पहला पार्ट समाप्त होने के बाद दूसरा पार्ट आज हम लोग विधिवत शुरू कर रहे हैं। 15 से 20 मिनट यकीन मानिए हमारे साथ रहिए और आपको गवर्नर जनरल और वायसराय 4 खंड में 4 वीडियोस लेकर के मैं आऊंगा और 4 के बाद आप देखेंगे कि इस खंड से पर्टिकुलर कोई भी प्रश्न आपका कोई भी एग्जामिनेशन में छूटेगा नहीं, टोटल कवर होगा, 100% कवर होगा। आगे हम लोग देखते हैं अगला जो हम लोग देखेंगे लॉर्ड हेस्टिंग्स के विषय में। 13 से 23 तक इनका कार्यकाल रहा था। इसके कार्यकाल में यानी लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में पहला आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था 1814 से 16। यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से जरूर आप याद करोगे। और इस युद्ध में नेपाल को पराजित करने के बाद आपको संगौली की संधि हुई थी। यह भी आपको यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में लगातार पूछा जा रहा है और पूछा जाता रहा है, इसीलिए आप लोग इसको 1814 और 16 और संगौली की संधि आप याद रखोगे। संगौली की संधि के द्वारा काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना स्वीकार कर लिया गया और साथ ही साथ संधि के द्वारा अंग्रेजों को शिमला, मसूरी, रानीखेत और नैनीताल प्राप्त हुए, यानी अंग्रेजों को। यह बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको जरूर से जरूर आप लोग याद रखोगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था और यह कब हुआ था, 1817 से 1818 ईस्वी में हुआ था। और साथ ही साथ 1818 में इसने पेशवा का पद क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। यह वीवीआई प्रश्न है, ठीक है ना। इस तरीके से आप बहुत अच्छे ढंग से एक एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न को तैयार कर रहे हो, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को तैयार कर रहे हो, आपके दायरे से कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं बचेगा। अगर आप वीडियोस को बार बार स्किप बिना किए हुए देखते हो, और वीडियोस को मैं बार बार बोलता हूँ आप लोग को, अगर आपने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर देखना शुरू आप कर दिए हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, एनालिसिस कीजिए, असेसमेंट कीजिए और उसके बाद डिसाइड कीजिए कि आईएएस यानी मार्गदर्शन आईएएस बाय अजीत सिंह चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करना है, ठीक है ना। यानी आप विवश हो जाएंगे मार्गदर्शन आईएएस बाय अजीत सिंह चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि बहुत मेहनत के द्वारा आप लोग के लिए बहुत गोल्डन इंफॉर्मेशन लेकर के मैं आता हूँ। यानी यह पूरा का पूरा 100% आपको प्री ओरिएंटेड होता है, यानी इसके अलावा कहीं से भी कुछ प्रश्न नहीं पूछा जाएगा पर्टिकुलर खंड में, ठीक है ना। अगला हम लोग देखते हैं
इसने 1817 और 18 में क्या किया, मुख्य रूप से इसका काम था पिंगारियों का दमन, यह इसकी एक अचीवमेंट थी। और पिंगारियों के नेता को आप देखोगे कि यूपीपीएससी में जो है ना कई बार पूछा गया है, इसीलिए इसको आप लोग वीवीआई के तहत देखोगे। चित्तू, वारिस मोहम्मद और करीम खां, यह सब क्या थे, पिंडारियों के नेता थे, लड़ाका थे। आगे हम लोग देखते हैं लॉर्ड हेस्टिंग ने 1799 में लगाए गए प्रेस प्रतिबंधों को हटा लिया था। इसके लिए भी इसको जाना जाता है। इसके कार्यकाल में 1822 में बंगाल में रैयत के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए बंगाल काश्तकारी अधिनियम को पारित किया गया था। एक इंफॉर्मेशन यह बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, यह वीवीआई के अंतर्गत है, इसको आप जरूर से जरूर याद करोगे। और इसके कार्यकाल जो 1813 से 23 तक है, इसको भी आप याद रखोगे। और बंगाल टेनेसी एक्ट को भी याद रखोगे जो 1822 में आपको पास किया गया था। देखो, हिस्ट्री क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा आसान सब्जेक्ट होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों का एक मिसकंसेप्शन बना हुआ है कि इसमें डेटा बहुत होते हैं। अगर आप संदर्भ के साथ अगर हिस्ट्री पढ़ते हो तो आपके लिए बहुत आसान होगा, और डेटा संदर्भ के साथ ही याद करने में बहुत आसानी होती है। इंडिविजुअल डेटा याद करोगे तो आप हिस्ट्री में बहुत अच्छा नहीं कर सकते हो। आगे हम लोग देखेंगे अगला कार्यकाल किसका है, लॉर्ड एमहर्स्ट का कार्यकाल है। और इसका कार्यकाल 23 से लेकर के और 28 साल तक साधारणतया जो है ना 5 ईयर टर्म होता था। पहले और बाद में भी हटाया जा सकता है या स्वयं आपको हट जाते थे, गवर्नर जनरल जो भी होते थे, या गवर्नर हट सकते थे या गवर्नर जनरल हट सकते थे, हटाया जा सकता है, या वायसराय हट सकते थे, हटाया। देखो, इसमें यह कोई हाई फाई रूल नहीं है कि 5 ईयर ही रहेंगे, इसके पूर्व भी हट सकते हैं, हटाए जा सकते हैं, और बाद में भी हट सकते हैं, हटाए जा सकते हैं। लॉर्ड एमहर्ट के विषय में अगर हम लोग पहला देखें तो लॉर्ड एमहर्ट के कार्यकाल में आंग्ल वर्मा युद्ध 1824 से 26 तक, यह मोस्ट वीवीआई है, जरूर से जरूर आप याद रखोगे, मेमोराइज करने की कोशिश करोगे। वर्मा युद्ध के सफलता के बाद इसने 1826 ईस्वी में यांदबू की संधि, यह बहुत इंपॉर्टेंट संधि है, इसको याद रखोगे, जिसके द्वारा बर्मा ने हर्जाने के रूप में ब्रिटेन को 1 करोड़ रुपया देने का वादा किया। यानी 1 करोड़ रुपया इससे वसूला अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1 करोड़ रुपया वसूला, किससे, आपको वर्मा से, यांदबू संधि के द्वारा। ठीक है, यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लॉर्ड एमहर्ट ने 1824 ईस्वी में कलकत्ता में गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज की स्थापना की, यह याद रखोगे आप लोग, 1824 का डेट याद रखोगे, गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज को भी याद रखोगे। दोस्तों, अगर आप हमारे साथ हिस्ट्री के लिए हमारे साथ अगर जुड़ते हो, करेंट अफेयर्स के लिए हमारे साथ जुड़ते हो, आप एक सप्ताह हमारे वीडियोस को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उसके बाद आपको स्वयं पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं होता है, और आपके करियर में मार्गदर्शन आईएएस बाई अजीत सिंह एक महत्वपूर्ण स्थान स्थापित कर लेगा। लॉर्ड एमहर्ट के विषय में कहा जाता है इसने भरतपुर के दुर्ग पर अधिकार किया। भरतपुर का दुर्ग आपको पता होगा, यह राजस्थान में पड़ेगा, और बैरकपुर में विद्रोह को दबाया, 2 इसकी उपलब्धि रही है। आगे हम लोग देखते हैं अगला। अभी हम लोग बंगाल, वर्तमान में हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग देख रहे थे बंगाल के गवर्नर जनरल। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे पदवी यह बदल गई, अब बंगाल के जगह पे अब इसका पद का नाम हो गया भारत के गवर्नर जनरल। यानी यहाँ पे ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे होंगे भारत के गवर्नर। और पहला यह किसको पोस्ट मिला, वो लॉर्ड विलियम बेटिक को मिला। और कार्यकाल के विषय में अगर पूछा जाए, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ध्यान पूर्वक अच्छे ढंग से हमारे साथ जुड़ करके और सभी चीजों को यथावत याद करने का प्रयास करेंगे आप लोग। 1828 से लेके 35 तक इसका कार्यकाल रहा, और 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा, इसको जरूर याद रखोगे, जैसे 1813 का चार्टर एक्ट था और इसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट आया,
उसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अगर आपसे एक प्रश्न पूछा जाए कि भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया था, तो आपको 1833 का एक जरूर से जरूर याद रहना चाहिए। इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन हो गया? लॉर्ड विलियम बेटिक हो गया। और यह वनडे एग्जामिनेशन जो लोग भी देते हों वहां पे यह आपको मोस्ट वीवीआई है। और साथ ही साथ जो लोग भी यूपीएससी के एग्जामिनेशन देते हो या यूपी पीएससी का एग्जामिनेशन देते हो, अन्य राज्य लोक सेवा का एग्जामिनेशन, रेलवे, बैंकिंग और एसएससी का एग्जामिनेशन, सबके लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि मैं आपसे पहले भी बता चुका हूं कि अगर पहला भारत के संदर्भ में हो या विश्व के संदर्भ में हो या किसी भी विषय में हो पूछा जाए तो निश्चित रूप से पहला और अंतिम आपको याद रखना होता है। लॉर्ड विलियम बेटिक भारत में किए गए सामाजिक सुधारों के लिए विख्यात है। और साथ ही साथ लॉर्ड विलियम बेटिक ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की इच्छाओं के अनुसार भारतीय रियासतों के प्रति तटस्थता की नीति अपनाई। क्योंकि आपको याद होगा कि आप देखोगे कि रियासत अंग्रेजों के प्रति स्वामी भक्ति की भावना रखते थे, इसीलिए न्यूट्रल रहने की नीति इसके द्वारा यानी भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिक के द्वारा अपनाई गई। आगे हम लोग देखते हैं, इसने ठगों के आतंक को निपटने के लिए कर्नल सिलीमैन, यह आपको बहुत मोस्ट वीवीआई है। देखो आपको यह कहा जाए कि ठगों के आतंक से निपटने के लिए किसने ज्यादा प्रयास किया, तो गवर्नर जनरल में पूछा जाएगा तो आप जो है ना इसको बेटिक कहोगे। और अगर ऑफिसर के विषय में पूछा जाए तो कर्नल सिलीमैन कहोगे। ठीक है ना, याद रखना इसको, यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, कर्नल सिलीमैन का नाम याद रखोगे। और बेटिक के कार्यकाल में 1829, देखो इस डेट को जरूर से जरूर याद रखो। मुझे पूरा विश्वास है कि आप में से अधिकांश लोग को याद होगा कि सती प्रथा का अंत कर दिया गया और भारत में कन्या और शिशु वध पर भी प्रतिबंध इसी के समय लागू किया गया था। दोस्तों सती प्रथा का कभी कभी क्या होता है कि पूछ देता है कि किस 1829 में तो समाप्त हुआ, लेकिन आपको जो है ना किसके अंतर्गत, तो 17वां, आप देखो 17वां, जैसे आप देखोगे कि 17वें कानून के 17वें धारा के अनुसार इसको समाप्त किया गया था 1829 में। ठीक है ना, और साथ ही साथ कन्या वध को और शिशु वध दोनों को समाप्त किया गया था, जो कि उस समय की उच्च जातियों में यह प्रथा और जनजातियों में यह प्रथा पाई जाती थी। यह सामाजिक बुराई के रूप में थी, इसीलिए भारतीय भारत के ऊपर शासन करने के दरमियान लॉर्ड विलियम बेटिक ने के प्रयासों से इस कुप्रथा को सामाजिक सुधार के अंतर्गत समाप्त किया गया था। ठीक है ना, बेटिक के कार्यकाल में देवी देवताओं को नर बलि, उस समय नर बलि की भी प्रथा थी, उसको भी समाप्त कर दिया गया था। शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान बेटिक का था। साथ ही साथ इसके कार्यकाल में अपनाई गई मैकाले की शिक्षा नीति को भारत में बौद्धिक जीवन को उल्लेखनीय ढंग से प्रभावित किया। देखो मैकाले की शिक्षा पद्धति यानी आप जो है ना देखोगे कि इंग्लिश को बहुत ज्यादा इनके द्वारा प्रायोरिटी दिया गया था। और इनका स्पष्ट रूप से मानना था कि भले जो है ना काले लोग यानी भारतीयों को ये लोग काले की उपाधि देते थे, बहुत ही ज्यादा हेय दृष्टि से देखते थे, लेकिन मैकाले का यह कहना था कि हम एक ऐसा वर्ग, एक ऐसे कलर वर्ग को जीवित करना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं जो कि अंग्रेजी बोले, भले उसका रंग काला हो, और भारतीय यानी अंग्रेजी बोलने के साथ साथ उनके लिए एक मार्केट के रूप में भी काम करे, जो अंग्रेजी वस्तुओं को खरीदे और रहन सहन अंग्रेज जैसा हो, लेकिन वो मूल रूप से कौन हो, काले लोग हों। और इसमें आप देखोगे कि मैकाले बहुत ज्यादा सफल भी रहा था। आगे हम लोग देखते हैं सर चार्ल्स मेटकॉफ के विषय में। इनका कार्यकाल 35-36, छोटा सा कार्यकाल था, लेकिन इनको बहुत उल्लेखनीय कार्यों के लिए याद किया जाता है। यानी लॉर्ड विलियम बेटिक के पश्चात सर चार्ल्स मेटकाफ को 35 में भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया और इन्होंने समाचार पत्रों पर लगे प्रतिबंध को समाप्त किया, इसीलिए इनको प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। और यह यकीन मानिए आप लोग, यह आपको यूपीएससी में भी कई बार पूछा है। और साथ ही साथ
जो पीएससी के एग्जामिनेशंस होते हैं, राज्य लोक सेवाओं के एग्जामिनेशंस होते हैं, वहां भी कई बार पूछा हुआ है। जितने भी देखो, मुझे सिर्फ उन्हीं स्टूडेंटों से मतलब है जो पढ़ने के प्रति डेडिकेशन रखते हैं, अपने करियर को अच्छे डायमेंशन तक ले जाना चाहते हैं और दशा और दिशा देना चाहते हैं। वे लोग निश्चित रूप से मार्गदर्शन आईएएस बाई अजीत सिंह को जरूर से जरूर वे लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करने का कार्य करें। आगे हम लोग देखते हैं लॉर्ड, अगला जो कार्यकाल था लॉर्ड ऑकलैंड का था, 36 और 42 इनका कार्यकाल था। लॉर्ड ऑकलैंड के प्रमुख उपलब्धियों में अगर देखा जाए तो इनका कार्यकाल प्रथम अफगान युद्ध के लिए जो 1838 से 1842 तक था, उसके लिए जाना जाता है। 1838 में लॉर्ड ऑकलैंड ने रंजीत सिंह और अफगान के शासक शाह शुजा से मिलकर त्रिपक्षीय संधि की थी। अब देखो, एक अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड ऑकलैंड एक तरफ थे और आपको पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह और अफगान का उस समय शासक कौन था, शाह शुजा। तीनों ने एक त्रिपक्षीय आपको क्या किया था, संधि किया हुआ था। ऑकलैंड को भारत में शिक्षा, पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति और साथ ही साथ इसके प्रसार और विकास के लिए जाना जाता है। यानी अगर आपसे यह पूछा जाए कि लॉर्ड ऑकलैंड को किन उपलब्धियों के लिए इसकी पहचान है, तो शिक्षा व्यवस्था और पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति के विकास और प्रसार के लिए लॉर्ड ऑकलैंड को भारतवर्ष में जाना और समझा जाता है। ऑकलैंड के कार्यकाल में मुंबई और मद्रास में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई, मोस्ट बीबीआई है, जरूर से जरूर आप लोग इसको याद रखोगे। इसके कार्यकाल में शेर शाह द्वारा बनाए गए ग्रैंड ट्रंक रोड को मरम्मत कराई गई थी। आपको पता है जो ग्रैंड ट्रंक रोड है उसको शेर शाह के द्वारा बनाया गया था और मरम्मत अंग्रेजों के काल में किसके समय की हुई थी, तो लॉर्ड ऑकलैंड के समय में 1836 से लेकर के 1842 तक इनका कार्यकाल था। आगे हम लोग देखेंगे लॉर्ड एलनबरो के विषय में। लॉर्ड एलनबरो के विषय में इनके कार्यकाल में अब आपसे चर्चा करूं तो 1842 से लेकर के 1844 तक इनका 2 वर्षों का कार्यकाल, छोटा सा कार्यकाल था। लेकिन इस दरमियान अगर देखा जाए तो एलनबरो के कार्यकाल में प्रथम अफगान युद्ध का अंत हो गया और साथ ही साथ इनके कार्यकाल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो घटना घटी वह 1843 में सिंध का राज्य विलय करना था। यानी एलनबरो के समय में आपका सिंध का विलय आपको अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत हुआ, यह इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। और इनके कार्यकाल में भारत में दास प्रथा का अंत कर दिया गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, दास प्रथा का अंत कब किया गया, तो 1843 ईस्वी में किया गया। किस रेगुलेशन के अंतर्गत किया गया, तो रेगुलेशन 5 के द्वारा किया गया। और 1800, देखो यह बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है ना। जैसे अगर यही अगर आपसे पूछ दिया जाए दास प्रथा, जो कि अभी अभी मैं आप लोग से आपको बता ही चुका हूँ दास प्रथा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका एलनबरो हो जाएगा और यह हो जाएगा 1843। और रेगुलेशन किस रेगुलेशन के तहत, तो 5th रेगुलेशन के तहत। और यही अगर आपको जो है ना सती प्रथा आ जाए, अगर आपसे पूछ दिया जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सब, सती प्रथा, तो आपको जो है ना यहाँ पे पढ़ा चुका हूँ अभी अभी 1829। और साथ ही साथ अगर रेगुलेशन पूछ दिया जाए तो रेगुलेशन कौन, आप जो है ना 17वां रेगुलेशन, यह बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, यह भी और यह भी। इसीलिए आप लोग को यह याद रखना है। और किसमें, किसके कार्यकाल के अंतर्गत यह सामाजिक सुधार की दिशा में प्रयत्न किया गया और सफलतापूर्वक इसको लागू किया गया, यह भी आपको जानने की जरूरत है। इस तरीके से आगे हम लोग बढ़ते हैं। मैं एक एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से, बड़े आसान शब्दों में, चूंकि मेरे पढ़ाने का स्टाइल ही है सिंपल, एकदम सिंपल तरीके से मैं हिस्ट्री को इस तरीके से बताने का प्रयास करता हूँ जिसमें एफर्टलेस तैयारी हो, यानी आप कोई एफर्ट भी नहीं लगाएं और 15 से 20-25 मिनट के क्लास में आप एक सीरीज, एक एपिसोड को भी ध्यान पूर्वक पढ़ें और आपको याद हो जाए। आप लोग सिर्फ करना आप लोग को यही है कि मार्गदर्शन आईएएस बाई अजीत सिंह को आपको सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेना है
और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर देना है। और बाद बाकी जो कार्य होगा, या आपका प्री का एग्जामिनेशन हो या आपका मेंस का एग्जामिनेशन हो, टोटल जिम्मेवारी पढ़ाई से संबंधित मेरे ही हो जाएगी। और जो भी ऑप्शनल पेपर की आप तैयारी करते हो, उसकी भी पर्याप्त मात्रा में वीडियोस या हमारे प्ले लिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। चाहे आप जो है हिस्ट्री के वीडियोस की बात करें, चाहे एलएसडब्ल्यू की बात करें, चाहे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, मल्टीपल ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हमारे यहाँ हमारे चैनल के द्वारा आपको प्रस्तुत किया जाएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे वैसे बच्चे भी लाभान्वित हो सके जो अभी तक मार्गदर्शन आईएएस परिवार के साथ नहीं जुड़ पाए हैं। लॉर्ड हार्डिंग के विषय में अगला इंफॉर्मेशन मैं देना चाहूंगा। इसका कार्यकाल 1844 से लेकर के 48 तक इसका कार्यकाल रहा था। लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ, आपको पता है 1845 में, और इसकी समाप्ति लाहौर की संधि के द्वारा हुई थी। और साथ ही साथ लॉर्ड हार्डिंग प्राचीन स्मारकों के संरक्षण के लिए जाना जाता है और इसने स्मारकों की सुरक्षा का प्रबंध भी किया। अगर मैं आपको बताना चाहूं कि अगर सपोज करो कि कोई भी भारतीय गवर्नर जनरल रहा है तो उसका एक खास उपलब्धि है। अगर लॉर्ड हार्डिंग के विषय में कहा जाए तो प्राचीन स्मारकों को यह संरक्षण और प्रबंधन के यह इसके द्वारा किया गया, इसीलिए इसको जाना जाता है। इसने सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के ये अंग्रेजी शिक्षा को प्रायोरिटी दिया था, यानी मैकाले की जो शिक्षा नीति थी उसको यह प्रायोरिटी दिया था। आगे हम लोग देखेंगे लॉर्ड डलहौजी के विषय में, यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1848 से 1856 तक इसका कार्यकाल था। कार्यकाल से भी आपको यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग में प्रश्न पूछे जाते हैं, एसआई में पूछे जाते हैं और रेलवे एसएससी बैंकिंग में पूछे जाते हैं। तो लॉर्ड डलहौजी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। कार्यकाल से भी प्रश्न यहाँ बारंबार पूछे जाते हैं और इसके द्वारा जो कार्य किए गए उस वहां से भी प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं। देखो, लॉर्ड डलहौजी एक साम्राज्यवादी शासक था, लेकिन इसका कार्यकाल सुधारों के लिए बहुत ज्यादा विख्यात है। इसके कार्यकाल 1851-52 में द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध लड़ा गया और साथ ही साथ 1852 ईस्वी में वर्मा से पीवू राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। इसने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर से जरूर याद करोगे। सार्वजनिक निर्माण विभाग आज भी आप देखते हो वर्तमान में जो कैबिनेट होता है उसमें एक बहुत बड़ा मंत्रालय होता है सार्वजनिक निर्माण विभाग। और किसके द्वारा इसको शुरू किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। और इसकी एक और नीति है जिसको हम लोग व्यपगत की नीति कहते हैं और यह भी लागू किसके द्वारा किया गया था? यह भी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर आप याद रखोगे। और इसके द्वारा जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इसको कहा जाता है, यानी व्यपगत की नीति, उसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो कौन कौन से राज्य इसके शिकार बने थे? तो पहला शिकार आपको सतारा बना था 1848 में, दूसरा जैतपुर और संभलपुर 1849 में बना था, अगला बाघाट बना था 1850 में, अगला उदयपुर 1852 में बना था और झांसी आप लोग सब जानते हो 1853 में बना हुआ था, नागपुर 1854 में बना था। यानी यह डलहौजी के द्वारा जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी व्यपगत का जो सिद्धांत था उसके अंतर्गत इन राज्यों को कई आधार पे हस्तगत किया गया था, जिससे इन राज्यों में अंग्रेजी शासन प्रशासन के विरुद्ध एक अविश्वास की भावना जगी और एक विद्रोह की प्रवृत्ति ने जन्म लिया, जिसकी परिणति आप देखोगे तो परिणति 1857 की लड़ाई में आपको दिखेगी। और इसीलिए कहा जाता है कोई भी आंदोलन, कोई भी विद्रोह एकाएक प्रस्फुटित नहीं होता है, बल्कि उसके लिए सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और तात्कालिक कारण मुख्यतः जिम्मेवार होते हैं। इस तरीके से अगर देखा जाए तो इन सभी कारणों के द्वारा 1857 की लड़ाई निश्चित रूप से अंग्रेजी प्रशासन के विरुद्ध एक भयंकर लड़ाई थी। आगे अगर हम लोग देखते हैं डलहौजी के विषय में तो 1852 ईस्वी में इसके द्वारा एक इनाम कमीशन गठित किया गया था और इसका उद्देश्य क्या था? तो भूमि कर
सहित जागीरों का पता करके उनको जागीरें छीनना। अब इनाम कमीशन किसके द्वारा? डलहौजी के द्वारा। उद्देश्य आपको पता है, भूमिकल रहित जो भी जागीर था उसको छीन करके और अपने अंतर्गत करना। लॉर्ड डलहौजी का अगला जो इनकी उपलब्धि थी, भारत में रेलवे का विकास और संचार प्रणाली का विकास। दोनों मोस्ट वीवीआई है दोस्तों, दोनों मोस्ट वीवीआई है, जहां से प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं। भारत में रेलवे, आप देखोगे कि 1853 में आपको रेलवे का विकास भारत के अंतर्गत मुंबई और ठाणे के बीच में जो पहली रेल लाइन बिछाई गई थी, वहां से यात्रा शुरू करके और आज के संदर्भ में अगर तुलना किया जाए तो आज विश्व की, एशिया की प्रथम रेलवे है भारतीय रेलवे। और विश्व में देखोगे तो यह एक बहुत ही प्रतिष्ठित रेलवे सेवा है और इसकी शुरुआत अंग्रेजों के द्वारा और लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। और संचार प्रणाली के विषय में कहा जाता है कि विश्व की सबसे बड़ी संचार प्रणाली भारत की है। और यहाँ पे अगर कहा जाए तो इसकी भी शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में एक उपलब्धि और जुड़ी थी, दार्जिलिंग को भारत में मिला लिया गया था। और साथ ही साथ लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1856 में एक ऐसा कार्य किया गया जो कि अंग्रेजों के प्रति अविश्वास को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया। और वह यह कार्य था कि अवध के ऊपर, यानी अवध को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत, यानी कुशासन के आधार पे इसको ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत मिला लिया गया। चूंकि उस समय अगर देखा जाए तो उस समय ब्रिटिश सेना में हर एक घर से अवध के सैनिक भरे हुए थे और यह वहां के किसान के परिवार से सैनिक होते थे, इसलिए इनके हितों के ऊपर लगातार चोट हुआ, जिसका नतीजा हुआ कि 1857 की एक के रूप में एक महाविद्रोह ने जन्म लिया। आगे हम लोग देखते हैं इसके, यानी लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के अंतर्गत वुड डिस्पैच, और इसको जो है ना आप देखोगे कि 1854 में वुड डिस्पैच जिसको लागू किया गया था, आया था, और जिसने भारत में शिक्षा सुधार के लिए बहुत अच्छा प्रयास किया था। इसीलिए इसको मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन कहा जाता है। यह बहुत वीवीआई प्रश्न है, यानी मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन अगर पूछा जाए तो आप वुड डिस्पैच को कहोगे, यानी 1854 का वुड डिस्पैच। इसने 1854 में नया डाकघर अधिनियम भी लाया था, इसके द्वारा न्यू पोस्ट ऑफिस एक्ट पास किया गया था। इसका भी जन्मदाता डलहौजी को माना जाता है, जिसके द्वारा देश में पहली बार डाक टिकटों का प्रचलन हुआ था। इसके द्वारा, डलहौजी के द्वारा। इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का कार्य किया था। आप इस तरह से सोच सकते हैं कि यह एक बहुत बड़ा सुधारक भी था और साथ ही साथ यह बहुत बड़ा एक साम्राज्यवादी भी था, जिसके अंतर्गत आप देखोगे बहुत सारे ऐसे राज्यों को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा अपने अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने का कार्य इसके द्वारा किया गया। आगे हम लोग देखो, आज का वीडियो लंबा मैं बहुत ज्यादा नहीं करना चाहता हूं, इसीलिए यहीं पे यह वीडियो अंत करता हूं। इस वीडियोस को देखो, हम लोग जो है ना क्या है, आज हमने दूसरा पार्ट पढ़ा, कल यानी हम लोग जो है तीसरा पार्ट लेकर के मार्गदर्शन आईएएस आपके साथ उपस्थित होगा। और उस सब्जेक्ट का आप लोग को पता है, हिस्ट्री के अंतर्गत अभी हम लोग गवर्नर, अगला जो हमारा सीरीज होगा गवर्नर जनरल, और साथ ही साथ एवं वायसराय, यही हमारा जो है ना सीरीज है। और इस सीरीज के अंतर्गत अभी हम लोगों ने दूसरा पार्ट हमने स्टडी किया है। हमारा कल तीसरा पार्ट यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट नए जुड़े, जो भी स्टूडेंट अगर हमारे साथ देखो मार्गदर्शन आईएएस के साथ वे लोग नए अगर आप लोग जुड़ते हैं कोई भी, निश्चित रूप से बहुत सारे स्टूडेंट्स लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि वीडियोस उनको पसंद आ रहा है और साथ ही साथ लोग बहुत इसको प्रश्रय दे रहे हैं। तो कोई भी अगर मार्गदर्शन आईएएस भाई अजीत सिंह को सब्सक्राइब करे तो बेल आइकन को जरूर से जरूर आपको प्रेस कर देना है और साथ ही साथ इसको लाइक जरूर करना है और वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को शेयर जरूर कर देना है, जिससे दूसरे स्टूडेंट्स का भी भला हो और दूसरे स्टूडेंट्स भी हमारे साथ जुड़े। इसी के साथ मैं आप लोग को यह क्लास समाप्त करना चाहूंगा। समाप्त करने से पहले एक मैं सूचना दे दूं,
हमारे चैनल पे देखो, हमारे चैनल पे करंट अफेयर्स का एक सीरीज जो है ना, डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत प्रत्येक दिन अपलोड होता है, और करंट अफेयर शो के नाम से होता है, करंट अफेयर शो बाय अजीत सिंह, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोग को अगर करंट अफेयर्स में कोई भी समस्या हो, तो हमारे करंट अफेयर शो का मतलब यह है कि 100% आपको यहाँ पे टारगेट करके कोई भी एग्जामिनेशन आप दे रहे हो, तो 100% प्रश्न आपको सोल्व करने के एलिजिबल बनाना है। और साथ ही साथ हमारे साथ जीएस के लिए, ऑप्शनल के लिए भी आप जुड़ सकते हैं। मार्गदर्शन आईएएस बाई अजीत सिंह को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मैं आप वीडियोस को समाप्त करता हूं। वीडियो देखने के लिए मार्गदर्शन आईएएस बाई अजीत सिंह चैनल आपको धन्यवाद देता है, और साथ ही साथ जय हिंद,